With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मैं कृतिका मिश्रा। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में इस वर्ष मेरी देश में 66वीं रैंक है और हिंदी माध्यम में ये पहली रैंक है। आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के बीच बहुत ही प्रचलित वैकल्पिक विषय है और इसके चयन के कुछ आधार जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपने वैकल्पिक विषय का चयन करते हैं। सर्वप्रथम आपके लिए ये विषय रुचिकर होना चाहिए ताकि जीएस के पश्चात जब भी समय मिले तो आप बहुत रुचि के साथ इस विषय को पढ़ें। साथ में अगर आपकी पृष्ठभूमि है तो बहुत अच्छा है, अगर पृष्ठभूमि नहीं भी है तो 3 से 4 महीने में इसकी तैयारी की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक अंकदायी विषय है। हिंदी माध्यम से होने वाले अधिकतर चयन हिंदी साहित्य विषय के साथ होते हैं, तो आप इन आधारों को ध्यान में रखते हुए अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम लोग बुक लिस्ट की बात करें, तैयारी कैसे करनी है, रणनीति क्या रखनी है, तो सर्वप्रथम टाइम फ्रेम को ध्यान रखें। 4 महीने बहुत अच्छा समय है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को तैयार करने के लिए। साथ में अगर आप जीएस करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं तो भी 4 महीने में ये वैकल्पिक विषय तैयार हो जाएगा। प्रयास करें कि मेंस परीक्षा की पूरी तैयारी प्रीलिम्स से पहले ही हो जाए, इसलिए हिंदी वैकल्पिक विषय की तैयारी भी आपको प्रीलिम्स से पहले पूरी कर लेनी चाहिए। बुक लिस्ट सर्वप्रथम तो एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, वो अभी ओरिएंट ब्लैक स्वान पे आ गई है, पब्लिश हो गई है, उसको आप ले सकते हैं। साथ में हरदेव बाहरी जी की एक भाषा खंड की पुस्तक है, उसको खरीद सकते हैं। लेकिन ये रेफरेंस बुक्स हैं, आपको ये बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है। मेरी रणनीति अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स पर आई है तो वहाँ पर इन बुक्स का नाम है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आ रहे हैं कि क्या इन बुक्स को पूरा पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ना है, आप रेफरेंस के लिए रखिए। मान लीजिए आपने कहीं छायावादोत्तर युग पढ़ा और आपको लग रहा है कि यहाँ कोचिंग बुकलेट में मटेरियल थोड़ा कम पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप सीधे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक उठाइए, वहाँ से अगर आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से इन पुस्तकों को रेफरेंस की तरह यूज़ करना है। एनसीईआरटी की साहित्य शास्त्र परिचय पुस्तक है, उसको भी आप शुरुआत में पढ़ लीजिए पूरा। आप जब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो उससे पहले तो आपको एक साहित्य शास्त्र का परिचय प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 बुक्स रेफरेंस बुक की तरह आप यूज़ करेंगे। उसके बाद पूरा सिलेबस आपको कोचिंग संस्थान की जो नोटबुक्स होती हैं, बुकलेट्स होती हैं, उनसे कवर करना है। तो दृष्टि की बुकलेट्स आप ले सकते हैं और उन बुकलेट्स को आधार बनाकर अपनी पूरी तैयारी करनी है। अब आप सबसे पहले रणनीति के तौर पर जो पहला कदम उठाएंगे वो होगा सिलेबस का अच्छी तरह से परीक्षण और एनालिसिस। आप सिलेबस लेकर के उसके प्रत्येक बिंदु को समझने का प्रयास करें। चाहे तो आप बुलेट पॉइंट्स में सिलेबस को छोटा करके अपने हैंडराइटिंग में एक जगह लिख भी सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ओवरऑल कवर कितना करना है। उसके बाद एक एक प्रश्न पत्र को हम लोग लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। सर्वप्रथम भाषा खंड का जहाँ तक प्रश्न है तो वहाँ आपका जो उत्तर होगा वो आपको मैथ्स की तरह लगभग पूरे अंक दिला सकता है। तो यहाँ पॉइंट वाइज सटीक उत्तर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए भाषा खंड को पूरी तरह से अच्छे से तैयार करें। सर्वप्रथम जैसे इसमें बोलियों की बात है, भाषाओं की बात है, तो उसको आप व्याकरणिक उसकी जो भी विशेषताएं हैं, कुछ उदाहरण, उन सभी को चार्ट वाइज जैसे कि बुकलेट में दिया गया है तो अच्छे से याद कर लीजिए, उसको बार बार दोहरा लीजिए। अवहट वगैरह के कुछ उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं, जैसे विद्यापति जी का है सक्कय वाणी बहुजट पावई, तो वो सब आप याद करके जब उत्तर में अपने इंक्लूड कर लेंगे तो वहाँ आपके अंक थोड़े और बढ़ जाएंगे। कुछ थीम्स हैं भाषा खंड की जो प्रत्येक वर्ष रिपीट होती हैं, जैसे अवधी भाषा, उसकी व्याकरणिक विशेषताएं,
कई बार रहीम का प्रश्न आ चुका है, ब्रज हो गया। तो इन सबको, क्योंकि ये रिपीटेटिव थीम्स हैं, बहुत अच्छे से लिख करके अभ्यास करके आप तैयार कर लीजिए। भाषा खंड में कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये एक अंकदायी खंड है। इसलिए प्रयास करें कि भाषा का मानकीकरण, हिंदी, देवनागरी लिपि और राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन सभी संदर्भों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और प्रयास करें कि जब उत्तर आप मेंस परीक्षा में लिखें तो भाषा खंड का प्रश्न छोड़े नहीं। इनको आप एक अंकदायी सेगमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक पद्य खंड की बात है, तो पद्य खंड में साहित्य इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो थीम्स को समझते चलिए कि किस कालखंड में किस तरह की रचनाएं रची गई हैं। वो एक ओवरऑल मैप आपके दिमाग में रहता है। तो आप जब सब कवियों को पढ़ते हैं तो उनकी भी विशेषताएं आपको अच्छे से समझ में आती जाती हैं। तो पद्य खंड की तैयारी इसी प्रकार से करनी है, साहित्य इतिहास के साथ जोड़ते हुए आप पूरा पद्य खंड तैयार करिए। इसमें पद्य पंक्तियां जो होती हैं, जिनको कोटेशंस भी बोला जाता है, वो आपको याद करने होंगे। इसके लिए प्रयास करें कि जैसे मैंने ये किया था कि हर दिन सुबह उठ करके अगर 15 कोटेशंस 2-3 बार पढ़ लिए जाएं तो वो याद रह जाते हैं। तो आप प्रयास करिए कि प्रत्येक कवि के कुछ कोटेशंस जो आपको आसानी से याद हो रहे हैं उनको चिन्हित कर लीजिए, समय हो तो एक जगह लिख लीजिए और बार बार पढ़कर उनको याद करने का प्रयास करिए। और ये कोटेशंस जब आप अपने उत्तर में लिखेंगे तो उनको काले पेन से लिखने का प्रयास करें। गद्य खंड की जहाँ तक बात है तो उसमें उपन्यास और नाटक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब आप इनको पढ़ते हैं तो उपन्यास और नाटक का इतिहास उसको पहले समझ लें, किस कालखंड में किस तरह की रचनाएं हुई हैं उसका एक माइंड मैप बना लें और उसके बाद आगे जो रचनाएं हमारे सेगमेंट में दी हुई हैं सिलेबस में उनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। मैंने उपन्यासों और नाटक जितने भी हमारे कोर्स में हैं उसके लिए एक एक पेज का एक सिनॉप्सिस तैयार कर लिया था। तो उससे ये होता है कि आपको बार बार बुकलेट खोल करके रिवीजन नहीं करना होता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो एक पेज में आ जाती हैं और आप आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप भी ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, अपना एक सिनॉप्सिस प्रत्येक चैप्टर का तैयार कर सकते हैं। गद्य खंड में जहाँ तक कोटेशंस या गद्यांशों को वहाँ कोट करने की बात है तो उनको याद करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। एज इट इज़ हम लोग गद्य खंड के कोटेशंस को लिख पाएँ वो भी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि जो गद्य खंड या गद्यांश है उसको कोट करते समय भाषा लगभग वैसी ही होनी चाहिए जैसी मूल रचना में लिखी गई है। इसलिए इन कोटेशंस को भी आपको बार बार पढ़ करके दोहराना होगा और सटीक लिखने का प्रयास करना होगा। निबंध, रेखाचित्र आदि कुछ अन्य विधाएं भी हैं जो गद्य खंड में आती हैं, इनको भी अच्छे से तैयार करिए। जैसे चिंतामणि के कुछ निबंध हैं, अन्य निबंध हैं, उन सभी की कोर थीम आपको बुकलेट में नोट्स के रूप में प्रोवाइड हो जाती है। तो आप उस कोर थीम को समझ करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि अगर उस सेगमेंट से भी कोई प्रश्न आता है तो वो आप आसानी से हल कर सकें। इस बार जैसे महादेवी वर्मा जी का एक प्रश्न आ गया था, तो ये प्रयास करें कि रेखाचित्र आदि अन्य गद्य विधाओं को भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कोर्स को पूरा कवर करना आवश्यक है। आप कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं और कोई भी सेगमेंट अपने सिलेबस का छोड़ नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल कवरेज का हमें पूरा अच्छा प्रयास करना है। थोड़ा उत्तर लेखन पर बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में जब आप अपने उत्तरों को लिखें तो ये प्रयास करें कि ब्लू और ब्लैक दोनों ही पेन का अच्छा प्रयोग करें। साथ में आपको प्रभावी उत्तर लिखने के लिए कुछ ऐसी पंक्तियाँ उत्तर में ज़रूर डालनी चाहिए जो कैचिंग हो और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में सहायक हो सके। उदाहरण के लिए मेरी जैसे महिला सशक्तिकरण की अगर बात आ रही है तो वहाँ पर एक पंक्ति थी कि महिला सशक्तिकरण की यात्रा कन्नगी से जयललिता तक की यात्रा है। तो ये एक लाइन ऐसी है जो कैचिंग हो जाती है। इसी तरह से वर्तमान में कुछ मूवीज़ जैसे आ रही हैं, पिंक मूवी है या आर्टिकल 15 है, तो इनको भी आप अपने उत्तरों में उद्धृत कर सकते हैं। इससे ये आई कैचर्स का काम करते हैं, आपके मार्क्स और उत्तर की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। जो भी रचनाएं हिंदी साहित्य में हमारे सिलेबस में हैं वो वर्तमान प्रासंगिकता के साथ भी जुड़ती हैं। वर्तमान में हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वो किस तरह से हिंदी साहित्य
के सिलेबस के साथ रिलेट हो सकती हैं, उसको थोड़ा सोचने का अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर महाभोज में कोई घटना है, अगर बेलछी की कोई घटना है, नागार्जुन जी की रचना से संदर्भित कोई घटना वर्तमान में घट जाती है, ऐसी किसी भी घटना का अगर कोई जिक्र इंडियन एक्सप्रेस या अन्य किसी अखबार में आता है, तो आप वहाँ से उसको उठा करके प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए आप अपने उत्तर में कोट कर दीजिए। तो इससे आपका उत्तर औरों से थोड़ा अलग हो जाता है और प्रासंगिकता भी आसानी से सिद्ध हो जाती है। जहाँ तक कोचिंग का प्रश्न है, तो हिंदी साहित्य के लिए अगर आपकी थोड़ी भी पृष्ठभूमि है तो आप स्वाध्याय के ज़रिए आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी कई बार नोट्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कोचिंग लेनी है अथवा नहीं लेनी है। मॉक टेस्ट राइटिंग हिंदी साहित्य में आवश्यक है, क्योंकि आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन जब तक लिखने का अभ्यास नहीं होगा तब तक मेंस में आपके उत्तर उतने स्तर के नहीं होंगे जिस स्तर की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में प्रयास करें कि आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच लगभग 3 बार एक फुल लेंथ टेस्ट, 3 तो मतलब आवश्यक हैं ही, तो उनको आप दे दीजिए, तो वो आपके लिए सहायक रहेंगे। उसको किसी से आप चेक करवा लेते हैं तो जो कमियां हैं वो भी पता चल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप मॉक टेस्ट का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि थीम्स रिपीट होती हैं, तो PYQs को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आप अगर पूरा उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो ये प्रयास कर सकते हैं कि आप उत्तरों का एक माइंड मैप या फ्लो चार्ट बना करके प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से अगर आपने 10 वर्षों के प्रश्नों को एक बार देख लिया तो आपको मुख्य परीक्षा में बहुत आसानी होगी हिंदी साहित्य विषय के साथ। व्याख्यांश खंड बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये प्रयास करें कि आप व्याख्यांशों को पहचानने का अच्छा अभ्यास करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्याख्यांश आपस में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये किया था कि जितने भी कन्फ्यूजिंग व्याख्यांश थे उनकी फ़ोटो क्लिक करके एक फ़ोल्डर में उन्हें संग्रहित कर लिया था और बार बार उन्हें देख करके पहचानने का अभ्यास कर लिया था। ऐसे में जब व्याख्या खंड वहाँ मुख्य परीक्षा में आता है तो आपको तुरंत उसकी पहचान हो जाती है, और संदर्भ अगर आपने सही लिख दिया तो आगे आपके मूल जो प्रश्न है उसमें अच्छी मार्किंग हो जाती है। तो संदर्भ को सही लिखने का प्रयास हमें अभ्यास के माध्यम से करना है। एक प्रश्न यह भी रहता है कि यदि हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि नहीं है तो भी हिंदी साहित्य को ऑप्शनल के रूप में लिया जा सकता है या नहीं। और दूसरा प्रश्न यह है कि अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है तो हिंदी साहित्य को आप अपना वैकल्पिक विषय चुने या ना चुने। तो इन दोनों का ही उत्तर हाँ है। आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, थोड़ी भी रुचि हिंदी साहित्य में है तो आप हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय चुन लीजिए। 4 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतना विश्वास रखिए। और अंग्रेजी माध्यम के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य विकल्प को चुना है। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी उतना ही स्कोरिंग है जितना हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, इसलिए आप अंग्रेजी माध्यम का होकर भी हिंदी साहित्य का चुनाव कर सकते हैं। ये हमारी हिंदी साहित्य की एक ओवरऑल रणनीति थी। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये अंतिम रणनीति नहीं है, अपने अनुसार आपको जहाँ भी आवश्यकता हो इसे संशोधित करें और बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।